अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमल नावेल बाई निमरा अहमद बाप चार इंसान दोस्त। अगर तुम हौसला मुश्तमा रख सको जब इर्द गिर्द सब हौसला खो रहे और तुमको मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही हूँ। अगर तुम खुद पे भरोसा कर सको जब सब तुम पे शक करें मगर उनको शक की इजाज़त भी दो। अगर तुम इंतज़ार कर सको और इंतज़ार से थको नहीं, या तुमसे झूठ बोला जाए मगर तुम ना बोलो, या तुमसे नफ़रत की जाए मगर तुम नफ़रत को रास्ता न दो, और फिर भी न तुम बहुत अच्छे लोगो न बहुत अक्लमंद। अगर तुम ख्वाब देख सको और ख्वाबों को अपना आखा न बनाओ, अगर तुम सोच सको मगर सोचों को अपना मकसद न बनाओ, अगर तुम फतह और तबाही दोनों से मिल सको और उन दोनों धोखेबाजों से एक जैसा सलूक कर सको, अगर तुम अपने बारे में बोला गया सच सुनने की हिम्मत कर सको जिसे नादानों को बहकाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, या जिन चीज़ों को तुमने अपनी ज़िंदगी दे डाली उनको टूटा हुआ देख सको और फिर झुककर उनको घिसे पीटे अवजारों से दोबारा तामीर कर सको, अगर तुम हुजूम से बात करो और अपने अंदर की अच्छाई भी बरकरार रखो, या बादशाहों के साथ चलो और अपना आम होने का एहसास भी न खो सको, अगर न दुश्मन न दोस्त तुमको दुख दे सके, अगर तुम बेरहम मिनट को भर सको 60 सेकंड जितने फासले की दौड़ से, तब हाँ, तब तुम्हारी होगी ये ज़मीन और जो इसमें है, और सबसे बढ़कर तब तुम बनोगे एक इंसान मेरे बच्चे कपलिंग की नज़र। अगर तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं कि आस लगाए बैठे हो। घर आकर सादी ने सबसे पहले हनीन के कमरे में झाँका, फिर याद आया वो इस वक्त ट्यूशन एकेडमी गई होती है। वो अपने कमरे में आकर पैकिंग करता रहा। जब मगरिब के करीब लाउंज से बात और टीवी की आवाज़ से बुलंद हुई तो बाहर आया। हनीन बैग सोफे पर रखकर यानी फेंक कर किचन में घुस गई थी। वो चौखट पे जा खड़ा हुआ। एक बुरी खबर है, मुस्कुराहट दबाए बात का आगाज़ किया। वो फ्रिज से खाना निकालने में मसरूफ़ ही रही। मैंने आज नौशरवा के घर तुम्हारी गेम के स्कोर्स की फहरिस्त देखी। मुआज़रत के साथ आपको मतला किया जाता है कि अब आप पहले नंबर पे नहीं हैं। डिनर खराब ना करो भाई, मुझे पता है मैं ही टॉप पे हूँ। वो खफगी से उसे देखकर प्लेट ले लाउंज में चली आई। कंप्यूटर चेयर खींची, बटन दबाया, साथ ही लुकमा तोड़ा। आखिरी दफ़ा कब चेक किया तुमने? वो भी साथ आ खड़ा हुआ। परसों। आपको पता है मैं 2 दिन टेस्ट की तैयारी मेरी इसलिए खोल नहीं सकी, तो आप मुझे बना रहे हैं। एक हाथ से खाते खाते दूसरे से माउस चलाते ईमेल खोल रही थी। फिर लबों पे मुस्कुराहट आई, उंगली से ऐनक पीछे की। कारदार साहब की ईमेल आई। सादे ने भी आगे होकर पढ़ा। हनी ने उनको 4-5 रोज कबल मोइस की एक फहरिस्त भेजी थी जो उनको देखनी चाहिए, जिसके जवाब में उन्होंने थैंक्स लिखकर भेजा था, साथ एक स्माइल भी थी। हनी मुस्कुराकर अपनी गेम वाली साइड खोलने लगी। फिर सबसे पहले फहरिस्त सामने लाई, अपना नाम ढूंढा। मुस्कुराहट गायब हुई। वो प्लेट रख के आगे हुई। वो दूसरे नंबर पे थी और पहले भी कोई और था। एक कौन है और इसने कब? वो हैरान और ज़रा गुस्से में उसकी प्रोफाइल खोलकर देखने लगी। मौना सर ताल्लुक अमेरिका से, इसके अलावा कुछ नहीं था। एंड से एवर आफ्टर का क्या मतलब हुआ? वह मुश्किल मुस्कुराहट रोके सादी ने शान उसका दे। हनीम अब निचला ओठ दबाए बेचैनी से इधर उधर सफ़े खोल रही थी। वो बहुत महसूस हो रहा था। बहनों को तंग करने से ज़्यादा लुत्फ होता है किसी चीज़ में भला? आखिर इसने जेली वाला राउंड कैसे पार किया? एकदम से टॉप पे कैसे आ गई? सादी इसे तंग कर चुका था। सो मुस्कुराकर किचन में अम्मी के पास चला गया। वह भी वैसे ही लब काट रही थी। फिर कुछ देर सोचती रही और उसका पैगाम भेजा। खाना वाना सब भूल गया था। हाय, हेलो। अगली मिनट जवाब आया। हनीन की बोर्ड पे उंगलियां रख के स्क्रीन को देखती टाइप कर रही थी। आपने जेली वाला राउंड कैसे पार किया? जरा तवक़्क़ुफ़ से जवाब चमका। नॉर्मली हम बात का आगाज़ हाल अहवाल पूछने से करते हैं। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हनीन हूँ। अब बताओ तुमने वो राउंड कैसे पार किया? मेहनत की, बार बार कोशिश और हो गया। तो तुम हनीन हो पाकिस्तान से? हाँ। और तुम कौन हो अमेरिका से? वो अभी भी मुतसिब अंदाज में खफके से स्क्रीन को देख रही थी। वहाँ पहले मुस्कुराता हुआ निशाना, फिर पैगाम। मैं आलिशा, वर्जीनिया से। मेरे आबा अजदाद फ्रांसीसी हैं। फ्रेंच अमेरिकन? हनी ने मशकूक नज़रों से स्क्रीन को घूरा। फिर कैसे यकीन कर रहे हो कि तुम वही हो जो तुम कह रही हो? ओके, मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ। फिर मुझे इस हाई स्कोर से बात करके अच्छा लगेगा जिसका रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। और उसने कैमरा चिट ऑन भी कर दी। हनीन के लिए इतनी जल्दी घर मतौखा था, फिर भी उसने कानों पे हेडफोन चढ़ा लिए, कैमरा मगर ऑन नहीं किया, वरना मेरी किचन से जूता फेंकना था। कानों में खूबसूरत सी आवाज़ गूंजी। क्या तुम मुझे देख सकती हो? स्क्रीन पे चौकट्टा बना था जिसमें एक छोटा सा बेडरूम नजर आ रहा था। आलिशा की पुष्प पे दीवार पे शीशा था जो कंप्यूटर टेबल का अक्स दिखाता था। वाकई अमेरिकी लड़की थी, 17-18 बरस की, बाल सियाह थे, शोल्डर कट, बहुत गोरी गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, किसी हल्के रंग की बहुत प्यारी मुस्कुराहट।
स्क्रीन पे उसने हाथ हिलाया। वो भी इतना मुस्कुरा करके हनीन के नाराज एहसाब ढीले पड़ गई। उस जरा पुरजोशी से होकर आगे हुई, बात करने लगी। तो तुम फ्रेंच अमेरिकन हो? हाँ, मगर मैं खुद को अमेरिकन कहलवाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर हंसी, उसे हंसने की आदत थी। लेकिन तुम अपने नाम से क्यों नहीं आती, और तुम्हारे इस निकनेम का क्या मतलब हुआ? ओह, उसने लापरवाही से शान उचकाते हुए झुककर दराज से कुछ निकाला। वो तो एक इबारत है जो मेरी किचेन पे लिखी हुई है। साथ ही सिया पत्थर वाली किचेन लहराई और वहीं मेज पे रख दी। मुझे भी इसका मफहूम नहीं पता। अच्छा, वो जेली वाला राउंड? हनीन की सुई वहीं अटकी थी। एक दो टिप्स बता सकती हूँ मैं। अलीशा दाएं हथेली पे थोड़ी गिराए आगे होकर बैठी बोलने लगी। हनीन बहुत गौर से सुन रही थी। जब सदी वहां से गुजरकर कमरे में जाने लगा, स्क्रीन देखकर रस्ते में रुका, इशारे से पूछा कि कौन है। हनीन ने माइक पे हाथ रखकर बताया, मेरी नई दोस्त, और फौरन दोबारा वहीं मतवजा हो गई। वो अबरू उचकाकर कमरे की तरफ चला गया। फोन की घंटी बजी तो सादी चौंका और इधर उधर अजनबी नजरों से देखा अपने ऑफिस में बैठा था। 7 साल गुजर चुके थे और बहुत कुछ बदल चुका था। थकान से सर झटकर उसने फोन उठाया, जो अभी तक हाशिम की कॉल के बाद से गर्म था। जी, मैं आपको भेजता हूँ। ऑफिस में से किसी की कॉल थी। वो सर हिलाकर कहता लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था, जहाँ उसने गलत नंबर देकर अपने डेटा को क्रिप्ट कर दिया था। अब दोबारा से हाशिम की फाइल्स वो कैसे लेगा? उफ! उसने फोन रखकर सर दोनों हाथों में गिरा लिया। जहन खाली खाली सा था। छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नातिक दुश्नाम, छूटी नहीं अपने से कोई तरसी मिलामत। बैंगवीट हॉल में अंधेरी शाम उस पल खूब रोशनी थी। मौसकी कही के रंग स्टेज पे दुल्हा दुल्हन के साथ रश लगा था। तस्वीरें इतरवाई जा रही थी। ग्रुप फोटो, हैप्पी एंडिंग्स, फेरी टेल्स। दूसरी जानब खाना खुल चुका था। बफे स्टैंड की तरफ जाने वालों में हनीन और सिम भी थे। हनीन हल्की गुलाबी लंबी फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामे में मलबूस थी और सिम का कुर्ता शलवार था। वो कदमे हिना के कान तक आता था। उसके साथ साथ चलते वो जरा आगे निकलने लगा तो बहन ने केनी से पकड़कर करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में घुरा। मोटे आलू, 1 मिनट, शादी में खाने के 3 उसूल याद है ना? बिल्कुल। वो मुड़ा और उसको देखते हुए उंगलियों पे गुनवाने लगा। पहला उसूल, वो चीज़ें नहीं खानी जो सिर्फ मादा भरती हैं, जैसे चावल, रोटी और सलाद। दूसरा, जो आमतौर पे खाते रहते, जैसे मुर्गी और बीफ, उनमें ज़्यादा कीमती गोश्त को तरजीह देनी, जैसे मटन और प्रॉन्स। तीसरा और आखिरी उसूल, ये सब अपना आखिरी खाना समझकर खाना है। दुरुस्त। उसने रब से सर को खम दिया और फिर दोनों साथ साथ आगे आई। प्लेटें उठाई, तनकीदी निगाह से दूर तक बुफे टेबल्स का जायजा ला। फिर बारबेक्यू को देखकर हनीन की आंखें चमकी। दोनों पर एतमाद चाल चलते उस तरफ आए। सिमर भी वहीं खड़ी थी, लिफाफे से प्लेट में जरा सा खाना डालती। आज भी सिया रंग पहना था। घुंघरियाले बाल भी वैसे ही आधे बंधे थे। हनीन उसे नजरअंदाज करके अपनी प्लेट भरने लगी। सुमर ने सिर उठाया तो साथ खड़ी थी। वो लोग इकट्ठे ही आए थे और तब से दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। सुमर जरा सा मुड़ी और मेज पे रखे मायोनीज के भरे प्यालों में से एक उठाकर हनीन की तरफ बढ़ाया। हनीन ने यूँ जाहिर किया जैसे देखा ही न हो। खाना डालकर उस मेज की तरफ आई, एक और प्याला उठाया और दूसरी तरफ मुड़ गई। सुमर की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, प्याला हाथ में रह गया। फुप्पू, ये मैं ले लूँ? सिम ने जल्दी से उसको शर्मिंदगी से बचाया। हनीन ने सुन लिया मगर संजीदगी से प्लेट में ग्रेवी डालती रही। चम्मच रखा तो एक मेहंदी वाले हाथ ने उससे उठा लिया। बेख्तियार उसकी निगाहें उठी। वो किरण थी, कामदार लिबास, जेवर, मेकअप, जरा भरी भरी से हंसती मुस्कुराती। साथ में उसकी कोई कजिन भी थी। वो उससे बात करते हुए खाना डाल रही थी। हनीन की निगाह मस्जिद पीछे गई। करीब एक मेज पे उसकी सास थी, नौकरानी थी, 2 जुड़वा बच्चे थे जिनको हर कोई रुक रुक कर झुक झुक कर प्यार कर रहा था। हनीन ने बेख्तियार मुड़कर सिमर को देखा। वो देख चुकी थी और अब संजीदगी से रुख मोड़ गई थी। कितना तकलीफ दा होता है किसी के पास वो होना जो आपसे छीना गया हो। हनीन पीछे मुड़ी के पुप्पू के हाथ से मायूनीस का प्याला थाम ले, मगर वो अब सिम के पास था। अब देर हो चुकी थी। हमाद, उसने नाम की पुकार पड़ती सुनी तो इधर उधर देखा। वो अपनी माँ की मेज पे झुककर किसी से मिल रहा था। ग्लासेस लगाए हुए, अच्छी शक्ल का था, मगर उस वक्त उसे जहर लग रहा था। सिर्फ दबे दबे गुस्से से वो खाना निकाल कर सुमर के बराबर आ खड़ी हुई। अम्मी और भाई दूर किसी टेबल पे थे, मगर वो तीनों यहीं खड़े रहे। एक करली बालों वाली प्रोसिक्यूटर थी ना, हमाद भाई की एक्स फियांसी। किरण की कजिन ने ऊंची सी सरगोशी की। उन दोनों की तरफ उनकी पुश्त थी, मगर आवाज का रास्ता कौन रोक सका है भला।
किरण ने तिरछे होकर देखा और फिर शाने झुकाकर खाना निकालते बोली, थी नहीं, वो अभी प्रोसिक्यूटर है, करियर वुमेन यू नो। तो उसकी शादी नहीं हुई? सच गुर्दे जाया हो गए थे ना? गुर्दे का क्या है, वो तो मिल गया था। कोई फ्रेंच औरत किसी आवारा भटक तिरु की तरह अचानक से आई और गुर्दा देगी। सो फिल्मी है ना? हनीन का रंग सफेद पड़ा, प्लेट पेचे में हाथों की गिरफ्त सख्त हुई। गुर्दे का बहाना है, जो औरतें करियर के पीछे पड़ जाती है फिर उनके घर कहाँ बसते हैं। इसीलिए हमारे दिन में भी घर और खानदान की कितनी अहमियत है। बेनियाजी से लट पीछे करते किरण की आवाज़ इतनी धीमी थी कि आसपास के चंद एक लोग तो सुन चुके थे। हनी ने उन आखिर से समर को देखा। वो कांटे में मछली का टुकड़ा फंसाती संजीदा सपाट नजर आ रही थी। क्या कह सकते हैं, दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है यार, इंसान का कुछ समझ होती है सारी। अब किसने कहा कि औरतें कत्ल के केसेस में पड़े? इसीलिए हमारे दिन में यहाँ सबका अपना अल्लाह और अपना दीन था। हेलो किरण। किसी ने किरण को मुखातिब किया तो उसकी मुसलसल चलती जबान रुकी। सिमर अब किसी दूसरे स्टैंड की तरफ जा रही थी। वो आवाज़ पे लम्हे भर गुरकी, फिर चलती गई और हनीन की तो सारी दुनिया उस आवाज़ पे रुक जाती थी। वो जो ज़रा तिरछी हुई थी पूरी पीछे मुड़ गई और मुड़ी तो किरण भी थी, बहुत खुशगवार हैरत से। अरे हाशिम आप! वो एक हाथ में काटा और एक में प्लेट लिए मुस्कुराता हुआ खड़ा था। बिना टाई के शर्ट ऊपर गिरे कोट, मुस्कुराते हुए किरण के रस्मी कलमात का जवाब दिया। मुझे खुशी हुई कि आप आए। क्या आपकी मम्मी भी आई हैं? उसने हाशिम के अकब में दूर मजमा में तलाशना चाहा। वो उनकी कंपनी के एक अहदेदार की बेटी थी और वो लोग उसके बॉस थे। चंद लम्हे पहले की रौनक तमकना सब गायब हो गया। खुश अखलाक की ओत कराई। कैसी हो तुम? अरे तुम्हारी आंखों के नीचे इतने हल्के क्यों पड़ गए हैं? वो मुस्कुरा कर कह रहा था, मगर लहजा इतना ठंडा था कि किरण के हाथ ने बेइख्तियार अपनी आंखों को छुआ। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो किरण, क्योंकि अगर किसी का रिकॉर्ड हो खराबी सेहत की बिना पे किसी औरत को छोड़ देने का, तो मैं सोचता हूँ अगर मौजूदा औरत की कभी टांग बाजू की हड्डी भी टूट गई तो उसका क्या होगा। हेलो हनीन, वो कहकर हनीन को मुखातिब करता आगे बढ़ाया। किरण बिल्कुल हक्का बुक्का सी खड़ी थी, मगर हनीन अब उसे देख भी नहीं रही थी। उसके लब बंद होने लगे थे। तने आसाब ढीले पड़ गए। सर के खम से जवाब देती वो वहां से जरा दूर हटी। ऐसे कि हाशिम भी साथ ही चलता आया। किरण भी वहां से निकल गई। सुमर दो टेबल पे सीम सादिया निदरत के साथ जा बैठी थी। ये करने की कहते हुए हनी ने दूर सुमर को देखा। क्या जरूरत थी? मैंने सुमर के लिए नहीं किया और तुम्हें ये मालूम है। अपने मखसूस अंदाज में शाने जरा उचका कर प्लेट में चावल डाल रहा था। अब बस इतना सा लेंगे। उससे पहले हाशिम की प्लेट को देखा, फिर अपनी। इसमें भी बहुत कैलोरीज है, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा वर्कआउट। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, समझा करो। हनी ने हंसकर सर झटकती प्लेट उठाने लगी। हाशिम ने कांटे में फंसा टुकड़ा मुंह में रखते मुस्कुराती नजर से देखा। मेरे हल्के हिबाब में कोई दूसरी हनी नहीं है, मैंने झूठ बोला था। वो चौकर से देखने लगी। यानी आपने वाकई मुझे नहीं पहचाना था? हाँ, क्योंकि जिस हनीन को मैं जानता था वो इतनी घबराई परेशान सी नहीं होती थी। तुम्हें क्या हो गया है? कुछ अरसे से वो बिल्कुल ठहर गई। कि वो वाकई इतना बदल गई थी कि हाशिम तक ने महसूस कर लिया। मैं तो वैसी हूँ और आपसे तो अब तकरीबात में मुलाकात होती है। इफिल टावर, आपको क्या पता मैं कैसी हूँ? वो संभल कर मुस्कुरा दी, मगर हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। और तुम चाहती हो कि मैं वजाहत पे यकीन कर लूँ? ओके, कर लिया। हनी जरा सर झुकाकर खाने लगी था। पतन किसी एहसास के तहत उससे चेहरा घुमाकर देखा। दूर जवाहरात के साथ नौशेरवा खड़ा था और वो उसको घूर देख रहा था। बिगड़े ताज से भेजी बहू के साथ उससे दीवी। ऐसा कुछ नहीं है, हाशिम ने गोया उसे तसल्ली दी। उसका चेहरा पड़ रहा था। उसने आबरूज कर दी। आपका भाई अभी भी मुझे इस तरह देख रहा है। उस दिन आपके घर भी उसने मुझे देखते हुए भाई और मामू से कुछ कहा था। वो अभी तक मुझसे अदावत रखता है। आई एम सॉरी। मैं उसकी तरफ से मुआजरत करता हूँ। उसने नरमी से कहा, फिर शेरू को घूर कर तंबिया देखा। वो दूसरी जानिब देखने लगा। हनी ने इस बात में सर हिलाकर डिश से कबाब निकालने लगी। उसका चेहरा संजीदा और बुझा बुझा सा था। हाशिम मुआजरत करके आगे बढ़ने लगा, फिर एकदम रुक कर उससे देखा। कुछ क्लिक हुआ था अचानक से। वो ठहर गया। लम्हे भर को सारी दुनिया ठहर गई। फिर उसकी आंखों में हल्की सी तकलीफ उभरी। वह मुश्किल हो चेहरे पे मुस्कुराहट लाया, सर जज्बात में हिलाया। आई एम सॉरी हनीन, आई एम रियली मैं पहले ही नहीं कह सका। तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, मुझे वाकई बहुत आई एम सॉरी। हनी ने चौकर से देखा। उसकी आंखों में दर्द था, थकान थी। उसके जहन के पर्दे में एक भूला बसरा लम्हा उभरा। तभी
उसकी आंखों में ऐसा ही दर्द था। हनी ने सर झटका। वो लम्हे भर में शादी की तकरीबें वापस आई, मगर अब हाशिम जा चुका था। वो अपनी मेज से खाली और जहनी के आलम में वापस आई। सुमर खा चुकी थी, टिश्यू से लब थपथपाती और शादी से आहिस्ता से कुछ कह रही थी। हनीन ने बेदियाने से सुना, क्या तुमने उसे वापस कर दिया? कर दूंगा जल्दी, सादे ने मुख्तसरन कहा। हीना चौकी। भाई ने कब नेकलेस वापस करना है आखिर? मगर फिर उसके जहन की रूह भटक गई। हाशिम की मौजरत 1.5 साल बाद उसने वो शिकवा दूर कर दिया जो हनीन को उससे था ही नहीं। सीम, कपड़ों पे मत गिराओ। निदरत की तवज्जो इधर नहीं थी। वह हंसबे मामूल सीम को लताड़ रही थी। वो भी आगे से हनीन और सादी भाई थे। अम्मी, दाग तो अच्छे होते हैं। हनी वापस आ चुकी थी मुकम्मल तौर पे। तंग कर उससे देखा। ये खुद भी हमारे खानदान पे किसी दाग से कम नहीं है। मत तंग करो उसे। निदरत ने दबा दबा सा घूरा। फौरन चमक कर बोली, ये शुरू करता है हमेशा। ताली 2 हाथों से बजती है, मगर थप्पड़ एक ही से पड़ता है और घर जाकर पड़ता है। इस धमकी पर वो बड़बड़ा कर सर झुकाए खाना खाने लगी। सादी उठकर गया तो निदरत ने सुमर के करीब होकर कहा, ये जो नीले कपड़ों वाली जा रही है ना, ये हमीरा की बेटी रानिया है। इंजीनियरिंग मुकम्मल की है इसी साल। मुझे शादी के लिए पसंद है। सुमर ने चौंक कर उससे देखा और काफी दिलचस्पी से, ये तो बहुत प्यारी। फिर कब मांग रही है अब रिश्ता? उसके चेहरे पे जो किरण की बातों से डिस्टर्ब सा तासुर छाया था, वो जाहिर होकर मसरत में बदलने लगा। हनी ने अचरती निगाह उस दराज कर लड़की पे डाली जो लंबे फ्रॉक में इधर उधर घूम रही थी, और चूंकि उसके लिए एक खबर नहीं थी, इसलिए सर झटक कर खाने लगी। अभी बड़े अब्बा से मशवरा करना है, फिर ही कोई बात शुरू होगी। ये कहते हुए, बल्कि सिर्फ सोचते हुए निदरत का चेहरा चमकने लगा था। और अम्मी, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? सीम ने अपने लिए बहुत बड़ा वाला सवाल पूछा था। निदरत का हाथ बस जूते तक जाते जाते रह गया। क्यों इनकार करेंगे वो हमारी शादी को? कोई वजह बनती है क्या? सुमर ने मुस्कुराहट दबाए उससे पूछा। वो जवाबन मुस्कुरा कर रह गया। मगर हनीन का चम्मच लबों तक ले जाता हाथ रुका, सिर उठाया, संजीदगी से सुमर को देखा और फिर देखती रही, यहाँ तक कि सुमर ने भी उसको देखा। निदरत स्वीट डिश लेने उठ गए। तब हनीन बोली, बगैर वजह के भी इनकार हो जाते हैं पप्पू। किसी अच्छे भले आदमी को भी अपने निजाम में जंगली जाहिल गुस्सावर कहकर रद्द कर दिया जाता है। सुमर की आंखों में अचंभा उभरा। सॉरी, उसकी समझ में नहीं आया। मैं तो आपकी मेमोरी फ्रेश कर रही थी। क्यों? क्या आपने ये कहकर फारिस मामू के रिश्ते को इनकार नहीं किया था? और सर झुकाकर दरमियान में रुका चम्मच मुंह में डाल लिया, फिर रुक फेर कर स्वीट डिश के लिए उठ गई। और सुमर वो जहाँ थी वहीं रह गई। साख्त जामुद सांस तक बंद हो गए, जैसे अंधेरे में सीने उतरते आखिरी जीने के बाद ये समझकर पाँव उतार जाए कि अभी एक जीना और बाकी है। और वो लम्हे भर को पाँव का हवा में मालिक होकर जमीन को लगना, वो लम्हे भर का शौक, वो दिल की बेतरतीब धड़कन, वो वक्त की रफ्तार को थमा देती। बिल्कुल खामोश रुका हुआ वक्त। मौजूदा दिन से 5 साल कबल। कुछ जख्म सदियों बाद भी ताज़ा रहते हैं फराज। वक्त के पास बेरमर्ज की दवा नहीं होती। हनीन के कमरे में फुल पंखा चल रहा था। कारपेट पे जाए नमाज बिजाए जुमर तशहद में बैठी थी, नजरें हाथों पे मरकूज, चेहरे के गिर्द दुपट्टा लब हिलते हुए। फिर उससे दाएं बाएं सलाम फिर और दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी निकाल अलमारी से कुछ निकालती हनीन पे पड़ी। सुमर मुस्कुराई और वो जो किसी बात पे झंझलाई खड़ी थी, फीका सा मुस्कुरा दी और फिर से चीजें उलट पलट करने लगी। सिमर हाथों में देखती, जेर लब दुआ मांगती रही। फिर चेहरे पे हाथ फेर कर उठी तो हनीन पलंग के किनारे बैठी उससे देख रही थी। उसका चेहरा बुझा बुझा सा, दिमाग कहीं और अटका हुआ लग रहा था। कोई परेशानी थी शायद, मगर कौन पूछे और कौन बताए। उनका रिश्ता इतना पुरतकल्लुफ था कि 2 साल से शादी की गैर मौजूदगी में भी उनको करीब नहीं किया था। बस मुस्कुराहट से मुस्कुराहट तक का रिश्ता। क्या मैं इसे यहीं रहने दूँ ही ना? उसने जाए नमाज उठाने से कबल पूछा। हनी ने इस्बात में गर्दन हिलाई। अम्मी अम्मी 2-4 सलवाते मज़ीद सुनाएंगी, तब वो वज़ू करने जाएगी। सुमर को मालूम था। हनीन चेहरा हथेलियों पे गिराए बैठी रही। फुप्पू, आप तो सारी नमाजें पढ़ती हैं ना, मैं आपसे एक बात पूछूं? उलझन भरे अंदाज में उस तरह पूछने लगी जैसे रियाजी, साइंस और माशरती उलूम के सवाल डिस्कस करने हमेशा उसके पास आती थी। उससे ज़्यादा वो कभी कुछ नहीं डिस्कस करती थी। पूछो, वो नरमी से कहती वापस जाए नमाज पे बैठ गई। क्या आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत है? हाँ है। जुमर के लिए जवाब आसान था। कैसे? मेरा मतलब आप उस मोहब्बत की तारीफ कैसे करेंगी? सुमर चंद में पुरसोच निगाह से उसका कमोमत चेहरा तकती रही, फिर जरा से शान उचकाई। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस मोहब्बत को डिफाइन कर सकती हूँ। ओके,
मेरे क्रिश्चियन दोस्त ने पूछा था, इसलिए मैं पूछ रही थी। वो सर हिलाकर उठ गई। सुमर ने गर्दन मोड़कर उसे बाथरूम जाते देखा। माथे पे कटे बाल और बाकी बाल हेयरबैंड में जकड़े कंधों से नीचे गिरते थे। चेहरे पे फैली उलझन अब भी वहीं थी। कोई मसला था, मगर खैर उसने घड़ी देखी। अब उसे घर जाना, वरना अम्मी खफा होंगी। जब हनी नमाज पढ़कर आई तो सुमर जा चुकी थी। चूंकि हनी सामने नहीं थी, इसलिए वो आज कुछ नहीं भूली, नहीं ना कोई याद रहा। वो बस बेजारी से कंप्यूटर के सामने आ बैठी और उसे ऑन किया। डेस्कटॉप की घड़ी उसने अलीशा की रियासत के मकामी वक्त के मुताबिक सेट कर रखी थी। वहाँ सुबह हो चुकी थी और अलीशा ऑनलाइन थी। चौकट्टे में अलीशा साफ नजर आ रही थी। वो 2 साल पहले की निस्बत अब जरा बड़ी लगती थी, यही कोई 20 बरस की। दूसरे चौकट्टे में हनीन थी, उदास और खफा खफा सी। उसके घर वालों को अलीशा की इतनी आदत हो चुकी थी कि सारा वक्त भी हनीन का कैमरा ऑन रहता तो किसी को मसला न होता। तुम उदास लग रही हो? अलीशा इसका चेहरा देखते ही बूझ गई। हनी ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई, मगर आंखों में वही उदासी छाई रही। मैं फोन पे तुम्हारे सवाल का जवाब पोस्ट करने लगी थी, साथ ही वह कीज दबाई जा रही थी। अलीशा ने चेक किया, फिर उसकी आंखें अचंभे से सिकुड़ी। हनीन, मुझे लगता है तुमने गलत जवाब लिख दिया है। मेरा सवाल था कि आपको खुदा से मोहब्बत है? तुमने जवाब में पता नहीं लिख दिया है। ये सच है, मुझे वाकई पता नहीं है। मगर अलीशा चुप हो गई। हनीन अब मुट्ठी पे ठोड़ी गिराए उसे देख रही थी। मगर तुम और मैं, हम ज्यादातर दीन की बातें करते, एक दूसरे को अपने दीन के बारे में बताती हैं। और तुम भी मेरी तरह अपनी किताब बहुत पढ़ती हो। फिर बहुत नहीं, मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा ही पढ़ पाती हूँ। जब भाई था तो हम रोज़ पढ़ते थे, मगर अब मुझे वक्त नहीं मिलता। हीना ने शानी उचकाए। देखो अलीशा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो नॉवेल्स में जिसमें हीरो हीरोइन बहुत ही गुनहगार होते हैं और फिर किसी बड़े वाक़े के बाद बिल्कुल मजहबी और अल्लाह की मोहब्बत से सब गुनाह छोड़ देते हैं। मैं ऐसी कहानियों की बहुत कदर करती हूँ, मगर मैं खुद को उनसे रिलेट नहीं कर सकी कभी। मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ, एहतराम भी करती हूँ, दुआ भी मांगती हूँ, से माबूद तस्लीम करती हूँ। मैं अम्मी, अपने भाइयों, अब्बू और मुड़ के देखा मर जा चुकी थी कब की। और कुछ दूसरे रिश्तेदारों से बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मैं कह सकती हूँ। जरा तौक़ुफ़ करके वो चेहरा हथेली से हटाकर पीछे टेक लगाते साफ गोई से कहने लगी, तुम्हारी सारी तकरीर एक तरफ, अभी तुम किस बात पे परेशान हो? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी मसला है उसको हल करने की कोशिश करो। हाँ, एक स्कूल का मसला है, खुद ही हल हो जाएगा। वो तलख हुई। अलीशा ने लब भेज कर नफ़ी में गर्दन हिलाई। उसकी सुरमई आंखों में फिक्रमंदी थी। मसले खुद हल नहीं होते, करने पड़ते, और इसके 2 तरीके, या तो खुद में हिम्मत तलाश करो या ज़्यादा हिम्मत वाले को तलाश करो। और फिर वो आदतन हंसी, इसका अंदाज था। ज्यादा हिम्मत वाला? हनी ने मुड़कर दरवाजे को देखा, फिर नफी में सर झटक कर सीधी हुई। क्या तुमने प्रेजेंट ब्रेक का ये सीजन खत्म कर लिया? साथ ही फोन की घंटी बजने लगी। हनी ने बेसारी से दूर पड़े फोन को बजते देखा। अम्मी और सिम सुमर के जाते सोने चले गए थे, उसे ही उठना पड़ेगा। नहीं, अभी 6ठी किस्त पे हूँ। यार इस बार मजा नहीं आ रहा। वैसे मुझे माइकल से ज्यादा लिंकन पसंद है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस वक्त मेरी एक रिश्तेदार आंटी का फ़ोन होता है अमूमन, और वो लंबी बात करती हैं। वो अलविदाई कलमात कहती साइन ऑफ करने लगी, फिर भागकर मुसलसल बजता फ़ोन उठाया। सीलाए पे नंबर अनजाना था, मगर फिर भी कहीं दिख रहा था। हेलो जी, हनीन बात कर रही हैं? ओह जी जी श्योर, अभी नहीं, मगर शाम में मामू आएंगे हमारी तरफ, मैं उनके साथ आ जाऊंगी। श्योर औरंगजेब अंकल। मुस्कुराकर उसने फ़ोन रखा। चेहरे पर आई सारी कल्फत बेसारी साइल हो गई। वो अम्मी को बताने भागी। औरंगजेब साहब को काम था और उन्होंने इसे बुलाया था। वाह, अब एहतियात की कोई सूरत नहीं रही। कातिल से रस्म सवा कर चुके हैं। लीड्स में सुरमई सुबह अपने अंदर नमी समोई उतर रही थी। सारा की किचन की खिड़की से बादलों से ढका आसमान साफ नजर आता था। वो चूल्हे से सॉसपेन उतार कर गर्म दूध कप में उंडेल रही थी। पीछे कुर्सी पे सकिया बेगम बैठी फल काट कर शादी के सामने रखती जा रही थी। वो जब से आया था खामोश बैठा था। कितने दिनों बाद आए हो? इतना नहीं होता कि चक्कर लगा लो? वो भी मेरे वारिस को शिकायत करने पे कि निदरत आपा से कहे शादी की खबर ले। तुम आए हो? पीएचडी मैं कर रही है तुम? अपने असली सादा अंदाज में अब्र सकेरे बोलती वो उधर आई। ट्रे मेज पे रखी, बारी बारी हर मग में चम्मच हिलाया, फिर सबके सामने मग रखी। सकिया बेगम ने मग उठाते बगैर शादी को देखा। आज शादी ने आते साथ ही बच्चियों का नहीं पूछा। वो चौंक कर संभला, जरा सा मुस्कुराया। नहीं तो मैं बस। वही तो अम्मी, ये आज बहुत बुझा बुझा लग रहा है। कोई मसला है तो मुझे बताओ। अपना कप लेकर सामने बैठी वो संजीदगी से पूछने लगी। वो शर्मिंदा हो गया। असल में मेरा मसला नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसका मसला ज़रा पेचीदा होता जा रहा है। ओके, सारा ने तवज्जो से सुनते हुए कप लबों से लगाया।
उस लड़के की मम्मी काफ़ी पॉजिटिव और केयरिंग भी। वो उधर आया भी इसलिए कि उसकी मम्मी उसको मेरे साथ रखना चाहती थी ताकि मैं उसका ख्याल रखूँ और उस पर नज़र भी रखूँ। वो ड्रग्स पे चला गया था पहले। ओह, तो क्या उसने ड्रग्स छोड़ दिए? सकिया बेगम ने जरा फिक्रमंदी से पूछा। सादी के चेहरे पे बेबसी इधर आई। यही तो मसला है, मेरे और उसके सब्जेक्ट्स अलग हैं, डिपार्टमेंट अलग है। कभी कभी मुलाकात होती है। उसकी मम्मी की हर मेल के जवाब में मैं सब अच्छा है की रिपोर्ट देता था, मगर अभी कुछ देसी लड़कों से मुझे पता चला कि वो फिर से ड्रग्स पे चला गया है। शायद कोई लड़की छोड़ गई है उसे। एक तो उससे भी हर महीने सच्ची मोहब्बत हो जाती है। आखिर में जलकर बोला। सकिया और सारा हंस पड़े। उस दिन उसकी गाड़ी कहीं मारी है, जुर्माना भी हो, मतलब चालान। शुक्र है उस वक्त ड्रग्स पे नहीं था, वरना मामला बिगड़ जाता। उसकी मम्मी को नहीं मालूम ये बात। अब मैं क्या करूं? दोस्त की शिकायत लगाई, उसके ऐप छुपाऊं? देखो सादी, सारा कपड़ा कर संजीदगी से इसकी तरफ मतवजा हुई। एक माँ होने की ऐसे से मेरा हक है कि मुझे अपने बच्चे के हर काम की रिपोर्ट मिले। अगर तुम उसके सच्चे दोस्त हो तो उसकी माँ को ज़रूर बताओ ताकि वो उसकी इस्लाह कर सके। अगर उसकी जगह सीम या हनीन होती तो तुम यही चाहते कि तुम्हारी अम्मी को खबर दी जाए, है ना? ओह, शादी के लफ्ज़ सिकड़े। फिर से इस बात में से रिलाया। वो समझ गया था। सारा बिल्कुल ठीक है, ये उसकी माँ को बताओ ताकि वो जूते लगाए उसको। सकिया बेगम की सारी ममता जाग उठी थी। वो मुस्कुरा कर रह गया। थैंक यू आप दोनों का। फिर कब उठाते मौजू बदला। वारिस मामू ठीक है? सिर्फ 1 साल रह गया है ना आपके प्रोग्राम का? सिर्फ पूरा 1 साल पड़ा है। सारा गुड़ भरते उदासी से मुस्कुराई और फिर बुला आखिर एक फैमिली होंगे और फैमिली की तरह रहेंगे। बहुत गौर कर दिया है इन पढ़ाइयों ने। वाकई जकिया बेगम भी सारा को देखते मखमूम से मुस्कुरा दी। सिर्फ 1 साल, पूरा 1 साल रह गया था। सादी मुस्कुरा कर घूट भरने लगा। हमें ने रोक लिया पंजा जुनू, वरना हमें असीर कोता कमबंद किया करते। लाउंज की कदम खिड़की के साथ जवाहरात खड़ी बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी सोच थी और हाथ में जकड़ी मोबाइल पे शादी की ताज़ा ईमेल खुली थी। मोबाइल इतनी देर से पकड़ रखा था कि स्क्रीन पसीने से नम हो गई थी। मेरी एंजियो कदम कदम चलती उसके करीब आई। मॉडर से पुकारा। मिसेस कारदार, आपकी तमाम पैकिंग मुकम्मल होगी। रात के लिए लीड्स की फ्लाइट भी बुक करा दी है और मिसेस शहरी ने कहा है वो भी चलेंगी। जवाहिरात ने अबरू से हूँ का इशारा किया तो वहाँ से हट गई। तभी औरंगजेब सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दिए। जवाहिरात आहट पे भी बस दूर बाहर देखती रही, यहाँ तक कि वो पीछे एक सोफे पे टांग जमा कर बैठ गई। अचानक ही तुमने इंग्लैंड जाने का प्रोग्राम बना लिया? मैं शेरों को मिस कर रही थी और इस बहाने शेरीन और सोनिया का भी दिल बहल जाएगा। हाशिम के पास इतना वक्त नहीं होता। यानी कि तुमने इसे एक मुकम्मल फैमिली ट्रिप की शक्ल दे दी है। वेरी गुड। और मेरे डॉक्यूमेंट्स? और बहुत जब से उसे देखकर बोली। जवाहरात ने मुड़े बिना जरा से कंधे उचकाए। क्या मैं 2 दिन से कई दफ़ा बता नहीं चुकी कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, इसलिए फिलवक्त रिकॉर्ड नहीं हो सकती, न उनका ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। और चूंकि अब तुम बाहर जा रहे हो तो 1 महीने के लिए कमलती हो गए, तब तक तो मेरी समाज की तारीख भी गुजर जाएगी और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो तुम्हें ही होगा। उस तंजिया लहजे पे भी जवाहरात सुकून से खड़ी बाहर देखती रही। दफतर खबर अंदर आया। सूट में मलबूस तराशुदा मूंछों वाला 34-35 बरस का आदमी था। जी सर, आइए खबर साहब, और ज़रा वजाहत कीजिए कि आप जैसे एक्सपर्ट मेरी बीवी का एक लैपटॉप क्यों नहीं ठीक कर सका। खबर ने ज़रा जवाहरात को देखा और फिर औरंगजेब को। 2 नाखुदाओं का होना भी असाब था। सर मैंने कोशिश की, मगर मसला मेरी समझ से बाहर है। अगर आप कहें तो किसी प्रोफेशनल के पास ले जाऊं या ऑफिस से किसी को बुलाकर? जवाहरात तेजी से इसकी तरफ मुड़ी। मेरे लैपटॉप में हमारी कंपनी की कितने खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं मालूम है तुम्हें? मैं कैसे ऐसे किसी दूसरे के हवाले कर सकती हूँ? मेरी भी कोई खुशफहमी है कि मैं किसी और को लैपटॉप नहीं दे सकता, जबकि मैं दे सकता हूँ। मैरी, उन्होंने कश्मगी निगाह दोनों पे डालकर मैरी को आवाज़ दी। जवाहरात ने मुस्तरफ से होकर खबर को देखा और खबर ने ज़रा परेशानी से औरंगजेब को। उन दोनों का ख्याल था कि औरंगजेब ये नहीं करेगा, मगर सर, औरंगजेब ने हाथ उठाकर उसे खामोश कराया। मेरे सामने आई तो उन्होंने उसे सिर्फ इशारा किया और पहले से मतला कर दी गई थी। ससुर को खम देती बाहर निकल गई। जवाहरात गोया सिलकर वापस बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पर शदीद इज़्तिराब फैला था। यह आदमी नाकाबिले बर्दाश्त था, शदीद नाकाबिले बर्दाश्त। दिल भरी तेरा ज़बान खुलवाने का नाम, अब नहीं लेते परे रोज़ जुल्फ बिखराने का नाम। एनेक्सी के अंदर छोटा सा लिविंग रूम था जिसमें टीवी चल रहा था। सामने बैठी हनी चैनल बदल रही थी। उसने माथे वाले बाल छोड़कर बाकी पोनी में बांध रखे थे और सिर्फ बेचैन सी लग रही थी। निद्रत और फारिस खामोश से बैठे थे। तुमने औरंगजेब अंकल की तरफ नहीं जाना? उन्होंने बुलाया जो था। निद्रत ने उसे पुकारा। उनकी नौकरानी ने हमें आते देख लिया था। जब बुलाना होगा खुद बुला लेंगे।
अच्छा, उठकर हमारे लिए चाय तो बना दो। कोई काम नहीं करते तुम? अम्मी, आप सीधे सीधे कह दे कि हिना तुम बाहर चली जाओ, हमें बात करनी है तो मैं चली जाऊंगी। वो रिमोट रखकर बुरा सा मुंह बनाती उठ गई। फारिस खामोशी से देखता रहा। अब कहाँ जा रही हो? नीदरत ने फिर पुकारा। वारिस मामू के पास। वो कॉल सुनने बाहर गए थे, वहीं रह गई। वो दाखिली दरवाजे से बाहर निकल आई और दरवाजा जरा सा खुला छोड़ दिया। फिर बाहर उसके साथ खड़े होकर कान लगाकर सुनने लगी, आंखों में शरारत और लबों पे मुस्कुराहट थी। जी, क्या बात करनी थी आपको? फारिस की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा है फारिस के सलीम भाई ने अपनी बेटी जरताशा के लिए इशारों किनारे में बात की है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं बात शुरू करूं? उसके साथ जाकर बैठ गई और बड़ी आस से उसके घुटने पे हाथ रखकर कहने लगे, क्या जरताशा ये खानदान में वाहिद लड़की? उसने नाक से मक्खी उड़ाई और बेजारी से इधर उधर देखा। अच्छा तुम बताओ, जहाँ कहोगे मैं रिश्ता लेकर चली जाऊंगी। हनी चेहरा दरवाजे पे झुकाए लब शरारत से दबाई सुन रही थी। फारिस चंद लम्हे निदरत को देखता रहा। आपकी ननंद, उसका भी तो अभी कहीं रिश्ता नहीं हुआ? बहुत ही कोई सरसरी अंदाज में का निदरत चौंकी, फिर आंखों में खुशगवारी उभरी। हाँ उसका भी, फिर रुक गई, आंखों की जोत बुझ गई। फारिस ने गौर से उनके तासुरात देखे। मैं उसके काबिल नहीं या वो मेरे? नहीं, असल में मेरी सास वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। नहीं मानते तो न माने, एक दफ़ा बात कर लीजिएगा बस। उसकी तासुरात ज़रा सख्त हो गई। निदरत ने जल्दी से बात संभाली। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसका एक और रिश्ता भी आया हुआ है आजकल। मैं फिर इसी हफ्ते जाकर बात करती हूँ। और बाहर दिल पे हाथ रखे खड़ी हनीन हैरान, खुश, एक्साइटमेंट गर्ज हर जज्बे से गुजर रही थी। तभी किसी ने उसको कान से पकड़कर दूसरी तरफ खींचा। वो गड़बड़ाकर घूमी। वारिस सामने खड़ा था। मामू, मैं आपकी तरफ ही आ रही थी, मगर मैंने सोचा कि कंसुइयाँ लेने में भी हर्ज नहीं है। उसने हनीन का फिक्र मुकम्मल किया और अभी तक कान रगड़ रही थी। झंझलाकर उसे देखा। आप किधर रह गए थे? गर्मी में इतनी देर से खड़े हैं। वो गाड़ी हटाकर अपने सामने कर रहा था। उसने फारिस की गाड़ी की तरफ इशारा किया। हनीन का कान रगड़ता हाथ रुका, आंखों में कुछ चमका। उसने वारिस के हाथ से चाबी चपटी और गाड़ी की तरफ भागी। जल्दी से दरवाजा खोला, फ्रंट सीट पे बैठी और डैशबोर्ड के खाने को उलट पलट करने लगी। वारिस जरा हैरान से उस तरफ आया। क्या कर रही हो? जब मामा हमें पिक करने आए थे तो मुझे देखकर जल्दी से कुछ इसमें डाला था। मिल गया, बल्कि मिल गई। सिया मखमली डब्बी हाथ में लिया हनी ने फातियाना नजर से देखा और पुरजोश से होकर डब्बी खोली। ओ गॉड! किट्टू वापस रखो फौरन, ये फारिस की पर्सनल चीजें देखने तो दें। वारिस ने हाथ बढ़ाकर डिब्बी लेनी चाहिए, मगर उसने हाथ दूर कर लिया। डब्बी खुल चुकी थी और जो टॉप से अंगूठी की तवक्का कर रही थी खुद भी ठहर सी गई। सिया मखमल पे हीरे की नन्ही सी लवंग थी, बिल्कुल मूंग की दाल के दाने जितनी। वापस रखो इसे। दरवाजे के साथ खड़े वारिस ने सख्ती से कहा तो उसने डिब्बी बंद करके एहतियात से वापस रख दी। फिर खुद भी बाहर निकल आई। चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। ये नोज पिन नाक की लवंग थी। फारिस ने ली होगी किसी के लिए, अब मत छेड़ना उसे। आहा, मुझे पता है किसके लिए। मेरी पुप्पो नाक की लवंग पहनती है। वारिस की आंखों में नागवारी उभरी। बेख्तियार इधर उधर देखा। अकल किधर है तुम्हारी? दोबारा बात मत करना। क्यों? मैंने क्या कहा है? मेरी बात सुनो गौर से। वो संजीदगी से उसके सामने खड़ा कहने लगा। मुझे भी पता है कि तुम्हारी पप्पू नाक में लवंग पहनती है, और मुझे ये भी पता है कि तुम अंदर से क्या सुनकर आई हो। फारिस ने पहला मशवरा मुझसे किया था। ये बातें हनीन हमारे खानदानों में पसंद नहीं की जाती। 1.5-2 साल पहले तक वो उसका स्टूडेंट भी रहा है। अगर उसने तब ये बात नहीं की तो इसलिए कि खानदान में कोई ये नहीं कह सके कि उनका कोई अफेयर रहा है। अब ये वाली बात सख्ती से डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया। किसी के सामने नहीं दोहरानी तुमने, निदरत तापा के सामने भी नहीं। अच्छा? हनी ने मुंह बनाकर गर्दन फेर ली। सारे एडवेंचर का उन एहतियात पसंद मामू ने बेड़ा गर्क कर दिया था। तभी मेरी अंजू उस तरफ आती दिखाई दी। हनीन बेख्तियार सीधी हुई। कारदार साहब आपको बुला रहे हैं। हनीन से हिलाकर जाने लगे तो वारिस कार लॉक करके आगे आया। ठहरो, अकेली मत जाओ, मैं साथ आ रहा हूँ। उसके चेहरे पे काफी सख्ती सिमट आई थी। बहुत अरसे से तुमने मुझे मूवीज की फहरिस्त नहीं भेजी? औरंगजेब ने उसे सख्त और बारब लहजे में पूछा था। शायद उनका सबसे नरम अंदाज यही था। हनी ने बेनियाजी से शाने झुटके। मैं अब मूवीज नहीं देखती, वो 2-3 घंटे में खत्म हो जाती है और फिर दिल करता है बिल्कुल उस जैसी मूवी और भी देखी जाए, मगर ऐसी मूवी नहीं मिलती। सो मैं अब अमेरिकी टीवी शोज देखती हूँ, लंबे लंबे सीजन, बार बार के एंजॉयमेंट। ये वो आखिरी बात थी जो उसने की। फिर खुदाफिज कहकर वो निकल आई। दरवाजा बंद करते वारिस ने खामोश मगर गहरी नजर हाशिम पे जरूर डाली थी। मैं तुम्हें एक नसीहत करूंगा, कारदार से फासला रखना है, अच्छे लोग नहीं है। वो दोनों साथ साथ सब्जा अबूर कर रहे थे जब उसने कहा। हनी ने उल्टा ताजुब से उसे देखा।
मैं तो 2 साल से उनके घर भी नहीं आई। कादा साहब को आखिरी मेरे साल पहले की थी शायद, यही भिजवाते हैं हर माह बास्केट। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका बिजनेस क्या है। बास्केट? उस सवाल पे हनीन दिल खोल कर हंसी। हाशिम भाई की बेटी 6 मई को पैदा हुई थी, सो हर माह की 6 तारीख को चॉकलेट्स और ब्रांडेड स्वीट्स से भरी बास्केट सब रिश्तेदारों के घर आती है कि भाई अब सोनिया इतनी माँ की हो गई, अब इतनी की, जब तक वो 2 साल की नहीं हो जाएगी ये होता रहेगा, अमीरों के चोचले। वो दोनों बातें करते हुए दूर होते जा रहे थे। हाशिम ने खिड़की से उनको जाते देखा। आंखों में गहरी सोच थी, मगर फिर बाप की आवाज़ से चौंकाया। हाशिम, मुझे ड्राफ्ट निकाल कर दो ताकि मैं पेपर्स बनवाऊँ, और एक काम तुम्हारी नाकाबिल एतबार माँ के जाने से पहले हो जाना चाहिए। हाशिम के आबरू तन गई। खबर को जाने का इशारा किया। वो चला गया तो सामने आया, सोफे पे पुराजमान बाप के बिल्कुल सामने। मेरी माँ को मुलाजिमों के सामने बेइज्जत मत किया करें। वो खड़े हुए खश्म की निगाह उस पर डाली और दूसरे जवाहरात पे जिसके तने ऐसा ढीले पड़े थे। आंखों में हसरत चमकी। जो कहा है वो करो, मुझे मत समझाया करो। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उनका दरवाजा बंद होते ही जवाहरात तेजी से उसके करीब आई। क्या तुमने देखा? वो हमेशा की शिद्दत से मुलाजिमों के सामने। मम्मी, मेरे साथ मेरे बाप के खिलाफ बात मत किया कीजिए। जवाहरात रुक गई। निगाहें एक टिक हाशिम के चेहरे पे ठहर गई। गुस्से में लग रहा था। आइंदा आप उनसे गलत बयानी नहीं करेंगे। जमीन नहीं बेचनी तो मुझे बताएं। हाशिम हर मसला संभाल सकता है, खुद गलत किस्म इकदाम मत लिया करें। जवाहरात ने उसको देखते हुए अस्वात में गर्दन हिलाई। हाशिम एक तरफ से गुजर कर बाहर निकल गया। बरामदे के ऊंची सतनों के साथ खबर चौकस मुअद्दब खड़ा था। वो ब्राह्मण से कहता उसके सामने आया। तुम मेरी माँ के लिए काम नहीं करते, मेरे बाप के लिए भी काम नहीं करते, तुम मेरे लिए काम करते हो। आइंदा उन दोनों का कोई भी ऐसा हुक्म मत मानना जो उनके दरमियान किसी झगड़े का सबब बने। क्या मैं दोहराऊं या तुम समझ गए हो? खावर ने सर झुका लिया। सॉरी सर, मिसेस कारदार ने मुझे धमकी। ओके, मैं एहतियात करूंगा। हाशिम ने गहरी सांस लेकर गर्दन मोड़ी। यहाँ से अनेक सी नजर नहीं आती थी। वो पिछली तरफ थी, मगर इसे कुछ अनदेखा नजर आया था। ये आदमी फारिस का भाई वारिस गाजी, उस पर नजर रखो। खबर, फोन टैप करो, ऑफिस बुक करो, जो भी करो। मैंने सुना है पेट्रोलियम दरामदत की डीलिंग्स की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। बज़ाहिर कोई खतरे की बात नहीं है, मगर जिस तरह ये मुझे देख रहा था अभी, समझ गए हो ना? उसका कंधा थपथपाकर पूछा। खबर ने इस बात में गर्दन हिलाई। गुड। हाशिम वापस मुड़ गया। कारदार के सिर पे उतरती नीली शाम आहिस्ता आहिस्ता सियाही में बदलती रही।